पिछले क्लास में हम लोग सॉलिबिलिटी कंप्लीट किए। सॉलिबिलिटी से रिलेटेड था हेनरीज लॉ। आज हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और वेपर प्रेशर से रिलेटेड है रॉल्ट्स लॉ, और इसी रॉल्ट्स लॉ का यूज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी होगा। यानी यहाँ जो कंसेप्ट बनेगा वही कंसेप्ट आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पार्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी आएगा। वेपर प्रेशर को समझाने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का, इसके बाद में फिर वेपर में कन्वर्ट करेंगे। अंडर 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि किसी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो अगर वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसका मतलब वो वोलाटाइल है, और जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है वो नॉन वोलाटाइल है। जैसे आपको पता होगा कि नमक हम लोग के यहाँ समुद्र के पानी से निकाला जाता है, यानी समुद्र के पानी में पानी के साथ साथ नमक भी डिजोल्व होता है। अब उसे हम लोग धूप में छोड़ देते हैं, तो धूप में छोड़ने पर वाटर चूंकि वोलाटाइल है तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर गया, और साल्ट नॉन वोलाटाइल हैं, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है, गैस में कन्वर्ट नहीं करता है, तो बचा हुआ रह गया। उसी तरह से अगर शरबत आप बनाते हैं, पानी को आप सोल्यूशन को अगर आप हीट करते हैं शुगर सोल्यूशन को, तो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। गाढ़ा क्यों होने लगेगा? क्योंकि वाटर तो इवोपरेट करके बाहर जा रहा है, लेकिन शुगर अभी भी सॉल्यूशन में क्या रहेगा? बचा हुआ रह जाएगा। तो धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी कि सॉल्यूशन सूखने लगेगा। सूखते सूखते वो चाशनी में कन्वर्ट कर जाएगा, और ज़्यादा अगर आप हीट करेंगे तो सारा वाटर इवोपरेट कर जाएगा और शुगर बचा हुआ रह जाएगा कंटेनर। यानी शुगर, साल्ट, ये सभी नॉन वोलाटाइल नेचर के हैं। वाटर, अल्कोहल, ये सभी वोलाटाइल नेचर के हैं। पेट्रोल बताओ तो आप, वोलाटाइल होगा या नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल। पेट्रोल तो ऐसे ही खोले नहीं कि वो ही उड़ जाता है, यानी सिंपल जो हीट करने पर या गर्म करने पर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए उन्हें हम लोग वोलाटाइल कहते हैं, और जो गैस में कन्वर्ट नहीं करेगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। जैसे आप खाना में चावल पकाते हैं तो चावल को पानी में करते हैं, तो दो कंपोनेंट हो गया, एक चावल और दूसरा पानी। तो बताओ तो इसमें वोलाटाइल कौन है? पानी। और चावल क्या है? नॉन वोलाटाइल, क्योंकि चावल तो बचा हुआ रह जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आपको समझ में आ गया। अब उसी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से रिलेटेड है वेपर प्रेशर। टर्म को ही पकड़ो, डिफिनेशन आ जाएगा। वेपर प्रेशर यानी किसका प्रेशर? वेपर का। वेपर में एक वोलाटाइल कंपोनेंट में सबसे सिंपल हम लोग वाटर को ही ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंटेनर में यहाँ पर वाटर है, यहाँ वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वाटर का वेपोराइजेशन वो हर एक टेम्परेचर पर होता है। आप जाड़े में भी देखते हैं कि पानी गिर गया है, कल होकर के आएंगे तो वो सूखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब वहाँ भी वेपोराइजेशन हुआ है। गर्मी के दिन में भी पानी गिर गया तो यहाँ पर भी गायब हो जाएगा। बताओ तो कहाँ जल्दी गायब होगा, गर्मी में या जाड़े में? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन फास्ट हो जाता है। यहाँ वेपर प्रेशर को पहले समझो। यहाँ करा कि मान ली कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, इस जगह पे क्लोज्ड कंटेनर है, तो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पर यहाँ का ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। इस फेनोमेनन को वेपोराइजेशन कहा जाता है। क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। कुछ समय के बाद में यहीं का वेपर फिर से कंडेंस करना शुरू कर देगा, किस में? वाटर में। इस प्रोसेस को कहा गया कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करो क्लास 11th का। और स्टार्टिंग में रेट ऑफ वेपोराइजेशन फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन कंटेनर क्लोज्ड है तो धीरे धीरे कंटेनर के अंदर में वेपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जिस रेट से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है उसी रेट से वेपर भी वाटर में कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स इफ द रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। अब जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर लिया तब उस कंडीशन में इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है आइदर ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर, इस कंटेनर के ऊपर में, या ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड। दो ही पार्ट है ना, एक लिक्विड है, दूसरा क्या है? कंटेनर का वॉल है। तो या तो इधर प्रेशर करेगा, इधर प्रेशर डालेगा, इधर प्रेशर डालेगा, या इसके ऊपर में डालेगा। तो यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डिफिनेशन सिंपल, याद करो, याद करवाते हैं आपको। वेपर प्रेशर बताओ किसका प्रेशर? वेपर का। किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम स्टेट दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और थोड़ा सा रिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट कहाँ पर होगा?
तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब ये वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। जैसे एक गिलास पानी है, दूसरे में भी एक गिलास पानी है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों 200 मिलीलीटर है, एक को जमीन पर फेंक दिए, दूसरा भी गिलास में ही है, आप बताओ कौन जल्दी ड्राई हो जाएगा? होगा क्या? दोनों तो वाटर ही है, यहाँ सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जहाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए लिखवाया कि इट इज ए सरफेस फिनोमिनन। ये वेपर प्रेशर का वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंटेनर के अंदर का वेपर प्रेशर वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। प्रेशर कुकर, आप प्रेशर कुकर में पानी डाल करके आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दो, आप धूप में छोड़ दो, अभी टेम्परेचर 45 तक पहुंच जा रहा है, 42-45 तक पहुंच जा रहा है। कुछ देर के बाद में आपका ढक्कन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो वेपर बना है अब उस ढक्कन को खोलने नहीं देगा। लेकिन इतना धूप में आपका सीटी नहीं देगा प्रेशर कुकर। लेकिन अगर उसी को आप फ्लेम पर चढ़ा दिए तो गैस पे चढ़ाने के कुछ देर के बाद में इतना ज़्यादा वेपर बनेगा, प्रेशर बनेगा कि वो जो मेटल का ऊपर से आप वेट डाल करके रखें, जिसे हम लोग सीटी बोलते हैं, वो कुछ समय के बाद में बाहर निकलने लगेगा, उसके थ्रू बाहर निकलेगा गैस। तो दोनों में देखो कंटेनर सेम है, उसके अंदर का कंटेंट सेम है, लेकिन एक में प्रेशर ज़्यादा बना, दूसरे में प्रेशर कम बना। क्योंकि पहले वाले में आपने धूप में रख दिया था तो वहाँ प्रेशर कम बना क्योंकि कम टेम्परेचर है, और जब फ्लेम पर आपने डाल दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी वेपर प्रेशर वैल्यू इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी कम होगा। अब ये वेपर प्रेशर और डिजॉल्व्ड अमाउंट के ऊपर के क्वालिटेटिव रिलेशन को रॉल्ट्स लॉ कहा जाता है। रॉल्ट्स लॉ ये बताता है कि अगर ये चूंकि ये सरफेस फिनोमिनन है, जैसे यहाँ देखना, मान ली कि ये एक कोई वोलाटाइल कंपोनेंट है ए, ध्यान से समझोगे सब लिखवा देंगे, ये कंपोनेंट ए है और इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू पी नॉट ए है। इसे कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म। दूसरे कंटेनर में बी को लेते हैं, ये भी वोलाटाइल नेचर का है और इनके वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या है? पी नॉट बी। अब क्या कहा गया कि इन दोनों को मिला दीजिए और एक ही कंटेनर में डाल दीजिए। अब जब एक ही कंटेनर में लेंगे तो ए के भी कंपोनेंट होंगे और बी के भी कंपोनेंट होंगे। ध्यान से आंसर देना। पहले इस पूरे सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स थे, यहां इस पूरे सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब जब दोनों को मिला दिए, सॉल्यूशन बन गया, तब इस सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि अब इस जगह पे जो भी वेपर बनेगा उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन। तब इस जगह पर ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और इन दोनों के सम को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि पीटी कहते हैं। और एक सिंपल तरीके से, यहाँ ये बोर्ड है, इसके ऊपर में हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए मेरे द्वारा 20 न्यूटन का फोर्स लगा, आपको बोले कि आप फोर्स लगाओ, तो आप भी अकेले हैं तो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर में आपका प्योर फोर्स लगा, मेरा प्योर फोर्स लगा। अब एक बार डिसाइड किए कि हम लोग दोनों मिल करके फोर्स लगाते हैं। अब दोनों मिल करके फोर्स लगा रहे हैं तो 50 न्यूटन इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है। इस 50 न्यूटन में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है? 20 का, तो माई पार्शियल फोर्स इज कॉल्ड 20 न्यूटन। इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 30 न्यूटन का, तो इसका कंट्रीब्यूशन यानी कि इसका पार्शियल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन। यानी पार्शियल टर्म्स लगाया जाता है जब आपके साथ में कोई दूसरा भी इन्वॉल्व होता हो, और प्योर फॉर्म यानी कि ये नॉट लगाते हैं जब आप अकेले फॉर्म में होते हैं। रॉल्ट्स लॉ क्या बताता है? यहाँ ए और बी में पीए का वैल्यू कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि पीए का मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर पीए का अमाउंट ज़्यादा है, ए का अमाउंट ज़्यादा है, तो पीए का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। बी का अमाउंट कम है तो पीबी का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लें कि आप हैं और हम हैं, अगर कहा जाए कि चिल्लाइए सब लोग जितना ताकत है, तो आप बताओ बाहर जो आवाज़ जाएगा वो टीचर का आवाज़ ज़्यादा जाएगा या स्टूडेंट का आवाज़ ज़्यादा जाएगा? क्यों स्टूडेंट का आवाज़ ज़्यादा जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट का नंबर क्या है? ज़्यादा है। तो उसी तरीके से पूरे सरफेस पर अगर ए का अमाउंट ज़्यादा है तो सरफेस के ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा।
बी का कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि बी के मॉलिक्यूल सरफेस पर कितना है। तो रॉल्ट्स लॉ ये बताता है partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to the mole fraction of the component in solution। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिन्हें कहा जाता है पी नॉट ए इंटू काई ए। उसी तरह से अगर बी के बारे में हम लोग बात करें सिमिलरली, तो पी बी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा काई बी। तो यहाँ हटाए थे हम लोग ए था तो पी नॉट ए हुआ, तो उसी तरह से गेस करो तो पी बी वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है पी नॉट बी इंटू काई बी। ये हो गया ए का वेपर प्रेशर, ये हो गया बी का वेपर प्रेशर, और पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर पूछा जाए यानी पी टी, देन इट वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस, यानी इसी को लिखा जा सकता है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। कई बार पूछा हुआ है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ। यहां से लिखो रॉल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सब हम लिखवाएंगे, सारा कुछ लिखवा देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए का, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई बी का, और टोटल प्रेशर है दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। अब समझो, ये तो वो कंडीशन था जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर के, यानी कि सॉल्यूट भी है लिक्विड स्टेट में और सॉल्वेंट भी है लिक्विड स्टेट में। लेकिन आप इमेजिन करो कि इसमें से एक नॉन वोलाटाइल नेचर का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे नमक और पानी का मिक्सचर, तो नमक का तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर दो कंडीशन ले लेते हैं। मान ली कि ए है, ये आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है, और बी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसके वेपर प्रेशर के वैल्यू को हम लोग पी नॉट ए से लिखेंगे, और इनके वेपर प्रेशर के वैल्यू को हम लोग पी नॉट बी से लिखेंगे, एंड इट वुड बी इक्वल टू 0। आपसे सवाल, आप बता सकते हो यहाँ 0 हम क्यों लिख दिए? बिल्कुल सही, ये किस नेचर का है? नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल किसको कहा जाता है? जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, और जब वेपर में कन्वर्ट करेगा ही नहीं तो उसके वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ देखो तो यहाँ पी ए वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू काई ए। पी बी वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 0। बता सकते हो क्यों 0? नॉन वोलाटाइल है, और यहाँ पी नॉट बी का वैल्यू लिखेंगे। ऐसे एक स्टेप और अगर बढ़ना चाहें तो लिख सकते हैं पी बी वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, एंड इट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पी नॉट बी का वैल्यू क्या लिखे हैं हम लोग? 0 लिखे हैं। तो पी ए का वैल्यू ये आ गया, पी बी आ गया, पी बी 0 है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके सम के बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी, और इसे क्या लिखा जा सकता है? पी टी वुड बी इक्वल टू पी ए। क्यों? बिकॉज पी बी का वैल्यू कितना है? 0 है। यानी ये कह सकते हो, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। और अगर दोनों वोलाटाइल नेचर का है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तब उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। ये था रॉल्ट्स लॉ। फिर से थोड़ा सा अभी क्या क्या डिस्कस किए, जो पहले बताया आपको वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। जो वेपर में कन्वर्ट करेगा वो वोलाटाइल, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा वो नॉन वोलाटाइल। जैसे साल्ट सॉल्यूशन जिसे ब्राइन कहा जाता है, इसमें बताओ वोलाटाइल कौन है? वाटर। और नॉन वोलाटाइल कौन है? साल्ट। ये नॉन वोलाटाइल है, तुम भी रिस्पॉन्ड करोगे, खो जाते हो, नॉन वोलाटाइल है। अब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के डेफिनेशन में होता है प्रेशर। किसका प्रेशर? किस स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में। इट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इतना भी लिखा जा सकता है। इट इज ए सरफेस फेनोमेनन
एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। इसके बाद में आ गया रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ क्या बताता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी पीए का वैल्यू कितना होगा, इट डिपेंड्स या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी किसी कंपोनेंट का, किसी वोलाटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके मोल फ्रैक्शन का कितना वैल्यू है। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन कम तो पार्शियल वेपर प्रेशर कम। जैसे अगर मान लिया कि आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अभी जितने स्टूडेंट हैं 10 हैं, तो 10 का ही रिजल्ट आने वाला है। अब इस 10 में से 20 लोग तो टॉप नहीं करेंगे। अगर हम किसी बैच में 50 को पढ़ा रहे हैं तो उस 50 का ही कोई पार्ट जो रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा, उसमें से 200 तो पास नहीं करने वाला है। तो इसी अनुसार से ये डिपेंड करेगा कि कितना होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के अनुसार से डिपेंड करता है। फेल वाले में भी उसी अनुसार से होगा, जिसके पास में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अगर फेल हुआ, रिजल्ट खराब हो रहा है तो उसमें फेल होने वाले कैंडिडेट का नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। जहाँ जितना कम, उसका चांस भी उतना ही कम होगा। अब अगर दोनों वोलाटाइल है तो इसके बराबर, और कोई एक वोलाटाइल है दूसरा नॉन वोलाटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट के बराबर में हो। ये इतना रॉल्ट्स लॉ था। कोई दिक्कत? दिखवाएं अब। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जरूरत पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, वैसे क्लास 11th के सिलेबस में था। ये बताता है कि किसी कंटेनर में अगर 2 या 2 से अधिक गैस को डाल दिए, तब उसको टोटल, उस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर सारे गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। पहले भी अभी बताया आपको कि पार्शियल टर्म यूज किया जाता है अगर आपके साथ में कोई और भी इन्वॉल्व है, तो आपका जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका पार्शियल होगा। यहाँ पर बताया गया कि अगर 2 गैसेज हैं, एक ए है और दूसरा बी है, तो ए का पार्शियल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया गया है पीटी। पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी का, और यहाँ कांस्टेंट यूज किया गया है पी, और टोटल प्रेशर उनके सम के बराबर है, यानी पी ए प्लस पी। अब हम लोग 3 लॉ पढ़ लिए, हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। अब जो स्टूडेंट पढ़ा है, समझा है, उसी को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, जो देखो यहाँ बताया कि अभी प्रेशर से रिलेटेड हम लोग 3 लॉ पढ़े हैं। एक था आपका हेनरीज लॉ, दूसरा आपका आ गया रॉल्ट्स लॉ, यहाँ रॉल्ट्स लॉ, और तीसरा है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, तीनों का मैथमेटिकल रिलेशन देखो। हेनरीज लॉ बताता है पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए। रॉल्ट्स लॉ बताता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। और डाल्टन्स लॉ बताता है पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू काई ए। अब सोचो तो तुमको भी लगेगा कि हाँ कंफ्यूजन वाली बात तो है, यहाँ भी पी ए निकाल रहे हैं, यहाँ भी पी ए निकाल रहे हैं, और यहाँ भी पी ए निकाल रहे हैं, तो कहीं पर आप के एच ले रहे हैं, कहीं पी नॉट ए ले रहे हैं, और कहीं पर पी टी ले रहे हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा? तीनों में तो पार्शियल प्रेशर ही निकाला गया है कि कब हम हेनरीज लॉ यूज करेंगे, कब रॉल्ट्स लॉ यूज करेंगे, और कब डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे। क्या सर क्वेश्चन में दिया रहता है कि कौन सा लॉ करेंगे? ना, ये नहीं दिया रहता है। तो सर समझेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है, समझो तो। हेनरीज लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, गैस इन लिक्विड। रॉल्ट्स लॉ अप्लाई किया जाता है जब एक लिक्विड यानी कि वोलाटाइल कंपोनेंट को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। और हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया जाता है जब किसी गैस को दूसरे गैस के साथ में मिक्स करते हैं। अब तो बोलो, अब तो समझ में आ जाएगा ना। इसी को चूंकि दोनों गैसेस फेज में है, इसीलिए इसे कई बार में वेपर फेज टर्म भी लिखा जाता है, वेपर फेज। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ही बता दोगे कि वहां रॉल्ट्स लॉ लगेगा, हेनरीज लॉ लगेगा, या डाल्टन्स लॉ लगेगा। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, यानी कि गैस को डिसॉल्व किए हैं किसमें? लिक्विड में। बताओ कौन सा लॉ? ठीक है। अगर कहा गया मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिक्स्ड टुगेदर, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? रॉल्ट्स लॉ। ठीक है।
मीथेनॉल, यानी मीथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में और इथेनॉल भी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब इस कंडीशन में आ जाएगा रॉल्ट्स लॉ। अब अगर कह रहा है कि इन वेपर फेज या टू गैसेस, वेपर ऑफ मीथेनॉल एंड वेपर ऑफ इथेनॉल, यानी कि दोनों का क्या लिखा गया है, वेपर, यानी कि गैसियस फॉर्म, तब उस कंडीशन में क्या अप्लाई होगा, डाल्टन्स लॉ। आप समझ में आया कि कौन सा लॉ? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये तो पता चल ही जाएगा कि सॉलिड को डिजोल्व किया गया है लिक्विड में, लिक्विड को डिजोल्व किया गया है, गैस को डिजोल्व किया गया है, और उसके अनुसार से हम लोग हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 2.16 है। अभी हम लोग रॉल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों डिस्कस किए। हेनरी लॉ कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ और रॉल्ट्स लॉ से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रॉल्ट्स लॉ लगा रहा है, डाल्टन्स लॉ लगाना है, या फिर दोनों लगाना है। क्वेश्चन कर रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन और ऑक्टेन ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और दोनों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन अभी नहीं बताए हैं, अगले क्लास में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ये डिफिनेशन है। इसका मतलब जैसे ही आइडियल लिखा तो आपके सपोर्ट में एक हिंट दे दिया कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई करना है, रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करना है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली, यानी कि हेप्टेन का 105.2 है और ऑक्टेन का 46.8 है, किलो पास्कल में है, हो सकता है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, दोनों के प्योर वेपर प्रेशर का दिया हुआ है। अभी आपको बताए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से, आप ही बताओ फिर से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कौन एक्सेस अमाउंट में होता है, कौन होता है एक्सेस अमाउंट में, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, तो जो एक्सेस होता है उसे हम ग्रेड ए देते हैं और जो कम होता है उसको ग्रेड बी देते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, और सॉल्यूट के लिए बी। अब हम यहाँ पे मान लेते देखते हैं इनका कितना अमाउंट दिया हुआ है। 26 ग्राम हेप्टेन है एंड 35 ग्राम क्या दिया हुआ है, ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन को हम लोग मानेंगे ए और हेप्टेन को मानेंगे क्या, बी। ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18, इसे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए, और हेप्टेन यानी C7H16 इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी। अब ये ए बी यहाँ लिख दिया तो पूरे क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ हेप्टेन यानी C7H16, क्वेश्चन पढ़ करके बताओ तो हेप्टेन का मास कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए मोलर मास इनका आ जाएगा 12 × 7 + 1 × 16, 84 + 16, ये वैल्यू कितना हो गया, 100 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं। देखो तो हेप्टेन को क्या माने हम लोग, बी, तो यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स NB, मास बाय मोलर मास, मास इसका कितना है 26 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.26। दूसरा मास ऑफ ऑक्टेन C8H18, बताओ कितना दिया हुआ है 35 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, 12 × 8 + 1 × 18, यानी 96 + 18, बताओ कितना आ गया 114 ग्राम पर मोल। अब इसका भी मोल निकाल लेते हैं, ये मोल किसका हो जाएगा, Na का। मास बाय मोलर मास, मास कितना है 35, मोलर मास 114, 35 डिवाइडेड बाई 114 करेंगे, ये वैल्यू 0.307 आ रहा है, तो 0.307 या इसी को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 0.31 लिख सकते हैं। अब देखो NB पता चल गया और Na पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, काई A इज इक्वल टू होता है Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। Na का वैल्यू कितना आया है, अभी निकाले हम लोग 0.31,
देख लो यहाँ Na का वैल्यू कितना है 0.31 और Nb का वैल्यू 0.26। यहाँ 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31 प्लस 0.26 यानी 0.31 डिवाइडेड बाई 0.57। इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.5438। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू 0.54 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये काई ए का वैल्यू आया। अब बताओ तो काई बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, याद है आपको 1 माइनस काई ए यानी 1 माइनस 0.54 वैल्यू कितना हो गया 0.46। तो काई ए और काई बी तो निकल गया। और रॉल्ट्स लॉ कहता है पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इजिकल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। तो काई ए और काई बी निकल गया और क्वेश्चन में पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है। देखो यहाँ हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. यानी ये ऑक्टेन के लिए है और ये किसके लिए है? हेप्टेन के लिए। तो हेप्टेन को हम लोग बी माने हैं, तो ये पी नॉट बी का वैल्यू है और वो पी नॉट ए का वैल्यू है। अब यहां से आगे लिखते हैं ये कितना है 46.8। यहां से हम लोग लिखते हैं नाउ पी नॉट ए का वैल्यू और पी नॉट बी का वैल्यू। पी नॉट बी का वैल्यू कितना है 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो पास्कल यानी हेप्टेन। और ऑक्टेन का वैल्यू कितना है 46.8 किलो पास्कल। तो ऑक्टेन को हम लोग ए माने हैं इसलिए यहां पर लिख रहे हैं 46.8 किलो पास्कल। अब देखो पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, काई ए पता है, काई बी पता है, तो हमें कहा क्या जा रहा है पार्शियल या टोटल प्रेशर। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर यानी कि टोटल सॉल्यूशन का। अब यहां पे अप्लाई करेंगे रॉल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीटी इज इक्वल टू क्या रिलेशन आता है पी ए प्लस पी बी, या इसी को और क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट ए का वैल्यू 46.8 इंटू काई ए का वैल्यू कितना है 0.54 प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 105.2 इंटू काई बी का वैल्यू 0.46। अब इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको कितना ये वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन बनाओ हड़बड़ा करके नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से। 46.8 इंटू 0.54 देखो कितना है 25.272 प्लस दूसरे का निकालते हैं 105.2 इंटू 0.46 48.392। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड कर दे रहे हैं 25.27 कितना गया वैल्यू 73.664 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको 4 को हटाएंगे तो नो चेंज यानी कि 6 के ही करीब में आ जाएगा। तो कई जगह पे थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बहुत ज़्यादा का नहीं, वो राउंडिंग ऑफ करने की वजह से। तो इस क्वेश्चन में हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का मास दिया हुआ था, तो इनके मास से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। पी नॉट ए का वैल्यू पता था, पी नॉट बी का वैल्यू पता था, तो टोटल प्रेशर का वैल्यू निकाल। ठीक है, एक बार घर में जा करके जरूर कोशिश करना खुद से ही बनाने का, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। Thanks for watching this video.